फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं रोशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक संघटक कॉलेज इविंग क्रिश्चियन कॉलेज का बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैं आज आधुनिक इतिहास के विषय में चर्चा करूँगा कि आधुनिक इतिहास में हम कब समय अवधि से लेकर के किस समय अवधि तक का अध्ययन करते हैं। ऐसे तो हम लोगों ने आप सबने जीवन में ज़रूर सुना है कि इतिहास बदलता है मगर भूगोल नहीं बदलता। तो इसी बात से मैं आज आधुनिक इतिहास को लेकर के आज आया हूँ और आधुनिक इतिहास को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें मैं पहला अध्याय अपने जो मैंने पढ़ा है कैसे कब और कहाँ, उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे कब और कहाँ अध्याय में हमें क्या पढ़ना है और उस अध्याय को हम समझने का बेहतर ढंग से प्रयास करेंगे कि उस अध्याय को पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीख पाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये आधुनिक इतिहास, ये जो आधुनिक इतिहास है ये हम अपने भारत देश के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का आधुनिक इतिहास क्या है और कब से शुरू होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था। कैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने अपनी सत्ता यहाँ पर स्थापित की और अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस साम्राज्य को स्थापित करना उनके लिए इतना सरल नहीं था। इसमें एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी और इसमें कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के अपने राजाओं और जो भी नवाब लोग थे उनका बहुत बड़ी उनमें भूल हो गई, जिसके कारण हमारा भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। तो आधुनिक भारत का इतिहास शुरू कहाँ से होता है। अब हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में सबसे पहला आने वाले जिन्होंने भारत के जो समुद्री मार्ग से भारत में आए थे वो वास्को डी गामा आए थे, जो पुर्तगाली व्यक्ति थे। भारत में आने वाले, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली आए जिन पुर्तगाली में आए थे वास्को डी गामा भारत समुद्री मार्ग से आए थे। कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ऐसी कोई बात नहीं है, भारत कोई भुलाया हुआ जगह नहीं था जिसे कोई खोजा। हाँ, इसको ये खोजा गया था, ये था, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था और ये समुद्री मार्ग से हमारे देश भारत में आए थे और इन्होंने भारत में और वास्को डी गामा ने भारत में देखा कि भारत जो है वो कच्चे माल का एक बहुत ही बड़ा कि क्षेत्र है जहाँ हम व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा केंद्र का काम करेगा। इसलिए वास्को डी गामा ने भारत में आकर अपने जाकर के पुर्तगाल में भारत की जानकारी अच्छे से सबको दी। पुर्तगाल आए और भारत में व्यापार करें और बहुत सारे पुर्तगाल के बहुत सारे व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आए। इन पुर्तगालियों के साथ ही पुर्तगाल जो था वो यूरोप का देश था, यूरोप महादेश का देश था, यूरोप महाद्वीप का देश था। तो यूरोप महाद्वीप में और भी एक था जगह जहाँ जो उसे हम ब्रिटेन कहते हैं। ब्रिटेन से एक कंपनी हमारे भारत में आई। जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप से सोच रहे होंगे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई होगी। वास्को डी गामा आए थे हमारे यहाँ पर भारत में 1498 में 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई थी 1600 ईस्वी में। कब आई थी? 1600 ईस्वी में हमारे यहाँ पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस समय हमारे यहाँ के जो शासक थे वो शाहजहां थे। जहांगीर ने जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे उनसे मुलाकात की।
जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस से मुलाकात की और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार शुरू हुआ। और यह व्यापार बहुत शुरू में अच्छा चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी जो भूल हुई हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में कि 6 शक्तिशाली मुगल शासक थे। 6 शक्तिशाली मुगल शासक ये 6 शक्तिशाली मुगल शासक कौन कौन से थे? ये थे पहले बाबर। बाबर का नाम तो आप लोगों ने हम लोगों ने पहले ही बहुत सुना हुआ है, बाबर। उसके बाद में थे हुमायूं। इनके बाद में अकबर का नाम इन सभी में सबसे ज़्यादा महानतम है। अकबर के बाद में जो इन्हीं के पुत्र थे जहांगीर, जिन्हें सलीम भी कहा, सलीम के नाम से आप हम सब जानते हैं। जहांगीर के बाद में आए शाहजहां, और शाहजहां के बाद में हमारे यहाँ जो सबसे शक्तिशाली मुगल शासक थे वो थे औरंगजेब। ये बहुत शक्तिशाली राजा थे, लेकिन ये काफी धर्मांध राजा थे। धर्मांध कहने का क्या अर्थ हुआ? धर्मांध कहने का अर्थ हुआ इन्हें अपने धर्म से प्रति बड़ा लगाव था। धर्म से बड़ा लगाव था। इन्होंने क्या किया कि औरंगजेब ने जो मध्य भारत का क्षेत्र था, मध्य भारत के क्षेत्र में, जैसे दक्कन का क्षेत्र, इनको जीतने के लिए उन्होंने अपना बहुत सारा सेना और धन व्यय किया। और जब इनकी मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में, 1707 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके बाद जो इनका शाही खजाना था और इनके बाद जो आने वाले मुगल शासक थे वो बहुत ही कमजोर मुगल शासक थे। इनके बाद जो इनके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ कि मैं गद्दी पर बैठूंगा तो मैं गद्दी पर बैठूंगा, जिसमें लास्ट में जो बहादुर शाह प्रथम थे, बहादुर शाह प्रथम ये गद्दी पर बैठे। इतिहासकार, आप इनमें बहुत ही रोचक बात है, इतिहासकार इन्हें शाह-ए-बेखबर का संज्ञा नाम से बुलाते हैं, शाह-ए-बेखबर। और ये शाह-ए-बेखबर क्यों कहा गया? ये ऐसे राजा थे कि औरंगजेब एक शक्तिशाली राजा थे, जबकि ये एक बहुत ही कमजोर शासक थे। और हम सभी जानते हैं कि मुगल साम्राज्य काफी बड़ा साम्राज्य था, तो इनके सामने इतना बड़ा मुगल साम्राज्य और ये इतने कमजोर राजा थे, जिसके वजह से इनके प्रशासन पर काफी अच्छा पकड़ नहीं बना। प्रशासन पर इनकी अच्छी पकड़ नहीं रही। अब प्रशासन पर अच्छी पकड़ नहीं होने के कारण क्या हुआ कि इस समय अंग्रेज आ चुके थे। चूंकि अंग्रेजों की शक्तियां आ चुके थे, इसलिए अंग्रेजों की शक्तियां बढ़ने लगी। उनका साम्राज्य यहाँ पर स्थापित होने लगा। अंग्रेजों की शक्तियां बढ़ी। अब अंग्रेजों की शक्तियां बढ़ी और इसके बाद जब अंग्रेजों की शक्तियां बढ़ने लगी और इनके बहादुर शाह प्रथम के बाद में हमारे यहाँ पर जो राजा आए थे मुगल साम्राज्य के ही, जो उनका नाम था जहांदार शाह। ये भी बहुत ही कमजोर शासक थे, जहांदार शाह। और जहांदार शाह के बाद में आए फर्रुख सियर। ये जो फर्रुख सियर जो राजा थे, इन्हीं के गलती के कारण हमारा जो भारत था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब कि हाथों में चल गया हमारा भारत। इन्होंने क्या किया कि शाही फरमान जारी किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। शाही फरमान। अब आप सोच रहे हैं कि भाई ये शाही फरमान क्या है? तो शाही फरमान एक प्रकार का अनुमति पत्र था। इस अनुमति पत्र में इस बात की इजाजत दी गई थी
कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी वो पूरे भारत में मुक्त व्यापार कर सकती है। मुक्त व्यापार का मतलब है कि कर मुक्त व्यापार, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। इन्हें सिर्फ मुगल साम्राज्य के शासक को 3,000 रुपये प्रति वर्ष देना पड़ेगा। 3,000 रुपये प्रति वर्ष। आप सोच सकते हैं कि ये 3,000 रुपये प्रति वर्ष कितनी छोटी रकम है। आज के समय में तो इस 3,000 रुपये साल में कोई एक दिन का इतना कमाता है आज के समय में, तो आज ये 3,000 तो बहुत छोटी रकम थी ईस्ट इंडिया कंपनी कि उस टाइम में ये इतना, ये व्यापार के लिए काफ़ी ये छोटी रकम थी। समझिए तो एक तरह से ये फ्री ही था। तो इसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी, और आप लोगों ने ये सोचा होगा कि ये फर्रुख सियर ने शाही फरमान जारी किया जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार ये करने का मौका मिला। आप लोग के मन में जरूर एक सवाल आया होगा कि फर्रुख सियर ने ऐसा क्यों किया। तो फर्रुख सियर को एक प्रकार का कोई बीमारी था। जो ब्रिटिश सर्जन थे, ब्रिटिश सर्जन कौन? ब्रिटिश सर्जन वे थे जो ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन के ही लोगों को ब्रिटिश कहा जाता है हमारे आधुनिक इतिहास के भाषा में। तो ब्रिटिश सर्जन थे, उन्होंने फर्रुख सियर के तब इलाज किया था, उनका इलाज किया और उनको ठीक किया था। इसी से खुश होकर ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आदेश जारी किया था। इस कर मुक्त व्यापार जारी करने के आदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ और सशक्त बना लेती है और इस प्रकार वो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य पर अपने सत्ता जमा लेती है। अब इस आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी और फर्रुख सियर ने जो उनको शाही फरमान जारी किया था, उस शाही फरमान में जो जारी किया था उसके बाद कैसे वो अपनी शक्तियों को बढ़ाकर पूरे उत्तर भारत को अपने शिकंजे में लेते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर मैंने मुझसे अगर कोई पढ़ाने में गलती हुई हो या मेरे शैली अगर ठीक नहीं हो और मुझे कोई सुधार की ज़रूरत हो तो इसके बारे में मुझे ज़रूर सलाह दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी नया हूँ तो मुझे इसकी ज़रूर ज़रूरत है। क्योंकि एक दिन में कोई भी इंसान बड़ा नहीं होता है, लेकिन मेहनत करने वाले एक ना एक दिन जरूर बड़े हो जाते हैं। आप सबका इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद है आप सबको, और अगले वीडियो में इसकी हम चर्चा करेंगे। जय हिंद।